नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है हार मान लो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन NSQ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मास्टर वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, CITS ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, इसी तरह हम मास्टर वीडियो लेके आए, क्योंकि छोटी छोटी जो हम वीडियोस लेके आते हैं उसमें क्या होता है कि एक चैप्टर में 3 से 4 वीडियोस बन जाती हैं। अमूमन एक चैप्टर में 60-70 क्वेश्चंस होते हैं, तो 15-20 करके 7-8 वीडियो बन जाती है, तो भी सही रहता है, कम टाइम में हम कर पाते हैं। लेकिन हम मास्टर वीडियो इसलिए लेके आए हैं जिससे कि आप जब कभी रिवीजन करेंगे तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन का जो है 24 to 25 टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स बोल सकते हैं। तो इस तरह अगर हम 24-25 वीडियो अगर मास्टर वीडियो के थ्रू बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, जब एग्ज़ाम होगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और आप ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंटेंट जो है बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, आप आराम से उसे कर सकते हैं और उनको बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। मैं प्लेलिस्ट में इनको डाल दूंगा मास्टर वीडियोस के नाम से, वहाँ से आप जब कभी भी अभी भी देख लीजिए, जब कभी बाद में रिवीजन भी करना पड़ेगा तो आप वहाँ से जाके देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? एक सेफ्टी साइन सुरक्षा चिन्ह दिया है, उसका नाम पूछा है। ये ऑप्शंस दिए हुए, चेतावनी चिन्ह, औसक चिन्ह, निषेधक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। जो ये साइन जो दिया हुआ है सेफ्टी साइन, ये होता है इंफॉर्मेशन साइन, जो हमें सूचना प्रदान करता है। और बाकी के रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट वन है चेतावनी साइन। चेतावनी साइन कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ट्रायंगल होता है, इसकी पृष्ठभूमि पीली रंग की होती है और जिस चीज़ के रिगार्डिंग हमें चेतावनी दी थी उसका चिन्ह यहाँ पे बना दिया जाता है। दूसरा दोस्तों है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। आवश्यक साइन कुछ इस प्रकार से होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है और इसकी जो पृष्ठभूमि नीली कलर की होती है और जिस चीज़ के लिए आवश्यक चिन्ह बताया जाता है उसका इसमें डायग्राम बना दिया जाता है। थर्ड है प्रोविजन साइन, निषेधक चिन्ह। जो निषेधक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक सर्कल होता है, उसको उसमें एक कट लगा देते हैं रेड कलर का, जो सर्कल होता है रेड कलर का होता है, इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है। सेफ्टी एंड साइन मैंने थ्योरी चैप्टर कराया, उसमें मैंने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को बताया, आप वहाँ देख के और बारीकी से समझ सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज स्मोथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि अगर हम अग्नि में ईंधन मिलाएंगे तो और आग भड़केगी और आग तेज हो जाएगी। बाकी ये जो तीनों हैं, अग्नि से ईंधन अलग करना, जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों अग्नि बुझाने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे स्मोथरिंग पूछा है, समन को। जो समन होता है वो होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसको हम और बारीकी से देख सकते हैं। जैसे ये फायर ट्रायंगल है, इसे आग का त्रिभुज बोलते हैं। जब भी आग लगती है उसमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, गर्मी की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप देखते होंगे सर्दियों में आग कम लगती हैं, जबकि समर्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि आग ज़्यादा लगती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि ऑक्सीजन और ईंधन उपलब्ध होता है लेकिन गर्मी नहीं होती, इसलिए आग की घटनाएं कम होती हैं। जबकि गर्मी में तीनों चीज़ इजीली मिल जाती हैं, इससे आग की घटनाएं गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हम हटा दें तो आग बुझ जाती है। इसे ही हम अग्निशामक के थ्रू करते हैं। बाकी और इसे बारीकी से देखिए, जैसे ऑटो होता है, इसके 3 व्हील होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई एक व्हील अगर हम इसमें से हटाते तो ऑटो वहीं का वहीं रह जाएगा, कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम फायर ट्रायंगल से किसी एक एलिमेंट को हटा देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्मूथरिंग क्या होता है। जो स्मूथरिंग होता है वो टेक्निकल टर्म है। स्मूथरिंग जो होता है, ऑक्सीजन को जब हम हटाते हैं उसे स्मूथरिंग बोलते हैं। कूलिंग क्या होता है, जब हम वहाँ से गर्मी को हटाते हैं उसे कूलिंग बोलते हैं। ईंधन को हटाना स्टार्विंग बोलते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाकी इनको और डिटेल में जानना है तो थ्योरी चैप्टर पढ़िए, उसमें मैंने बारीकी से बताया है आग कितने प्रकार की होती है, उन्हें कैसे बुझाते हैं। विच इज़ द फिजिकल हजार्डस? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? इसमें जो भौतिक हानि होती है, जैसे भूकंप आ जाता है या कोई
आप देखते हो भूकंप आता है तो कंपन के थ्रू आता है, वाइब्रेशन होता है, जिसका ऑप्शन वाइब्रेशन कंपन सही हो जाएगा। बाकी स्मोकिंग जो होता है, धूम्रपान होता है जो हमारे इंटरनल लंग्स वगैरह को हानि पहुंचाता है। कोरोसिव झरण जो होता है, मतलब कि जंग जो होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, जंग लग के लोहे को कमजोर करता है। और लास्ट ऑप्शन है रेडियो एक्टिव तत्व, ये बहुत डेंजर होता है, कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है जो हमें इंटरनली डैमेज करता है। Which is the correct sequence of operation to perform when using the fire extinguisher? निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक क्या होता है? आप देखिए अग्निरोधक ये होता है, आप देखते होंगे कॉलेज स्कूल हर जगह लगा रहता है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से हमारी बाइक होती है उसमें की होती है, की लगाते हैं, अगर की को फिर हम रोटेट करते हैं तो बाइक हमारी ऑन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार इसमें पिन लगा होता है, इस पिन को निकालेंगे तो ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। पिन को निकालना पुल बोलते हैं, खींचना। उसके बाद जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या करते हैं, एम करते हैं। जैसे हम गार्डन में जो पानी वाली पाइप रहती है उसको निशाना लगा के पानी देते हैं गार्डन में, ठीक उसी प्रकार से एम करते हैं, जिसे निशाना लगाना बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जो दिया हुआ है सरौता टाइप, इसको दबाएंगे, इसे स्क्विंज बोलते हैं, दबाना, तो इसमें से पाउडर या कुछ निकलेगा। उसके बाद अगर हम एक पॉइंट पर रख के रखेंगे तो एक ही जगह आग बुझेगी, इसे घुमाना पड़ता है, तो इसे स्वीप बोलते हैं, घुमाना स्वीप कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसे हम एक फॉर्मूला होता है उससे भी समझ सकते हैं आप। पास होता है, पी से होता है पुल, ए से होता है एम, एस से होता है सीक्वेंस स्क्विंच और एस से होता है स्विप। आप लर्न कर सकते हैं इसे। विच स्टेप ऑफ 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन? 5S कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है इसको पूछ रहा है। जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है 5S में चौथा स्टेप होता है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। जो 5S होता है, पहला स्टेप इसका शॉर्ट होता है, दूसरा सेट इन ऑर्डर, थर्ड साइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज और फिफ्थ सस्टेन होता है। दरअसल ये पांचों ऐसे इंग्लिश में है और एज इट इज एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, हुक्स एंड लूप्स? कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? इसका आंसर होगा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर होता है, उससे हम हुक और लूप बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसकी जो फ्रंट पेज होता है, जिसका मुंह होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, राउंड होता है कलर का, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें बाकी हम देखते हैं फ्लैट नोज क्या होता है। फ्लैट नोज कुछ इस प्रकार से होता है, इसका मुंह इस तरह से होता है, और जो अब इसका फ्रंट यहाँ पे एक्स दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से सामने का पोर्शन होता है। लॉन्ग नोज क्या होता है? राउंड नोज की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो चोंच होती है थोड़ी और लंबी हो जाती है। डायगोनल कटिंग क्या होता है? सीट वगैरह काटने के लिए होता है, कुछ इस तरह से होता है। विच इज द यूज ऑफ पिंसर? व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर का उपयोग जो होता है कील वगैरह निकालने के लिए काम करते हैं, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना पिंसर यूज करते हैं। पिंसर कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस तरह सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड पूरा दिया हुआ है, मैं सेफ्टी साइन में पूरा पढ़ाया हूँ, उसमें ब्लैक बैकग्राउंड किसी का नहीं होता है। अगर ब्लैक एंड दिया हुआ है तो आप उसे ब्लू मान सकते हैं। पहले ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, उसमें अमूमन में से क्वेश्चन कम आते थे कलर्स वाले, लेकिन अब ऑनलाइन हो गए, अब आएंगे, आप इसको जानिए। अगर इस तरह दिया हुआ तो यहाँ पे ऑल्दो ब्लैक है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा मैंडेटरी साइन होता है। मैंडेटरी साइन का क्या होता है? जो बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेलमेट बनाया होगा कि मैंडेटरी रोड पे चलाते समय हेलमेट लगा के हमें चलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पे उसका डायग्राम बना देते हैं, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप नहीं अंदर आ सकते इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कॉशनरी। कॉशनरी जो है ऑप्शन बी, इसको भी देख लेते हैं। कॉशनरी क्या होता है? कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप क्रॉसिंग पे जाते होंगे रेलवे ट्रैक पे, तो कुछ इस तरह बनता है कि आप सावधान रहिएगा, कभी भी ट्रेन आ सकती है, ट्रेन का इंजन आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से स्क्वायर होता है, इसमें पृष्ठभूमि इसकी हरी रंग की होती है और इस पर जिस चीज़ से आपको सूचना दी जाती है जिसके बारे में, उसका चिन्ह बना होता है। और नेक्स्ट इसका है प्रोविजन साइन, निषेधक, जैसे इस तरह सर्कल बना देते हैं रेड कलर का, इसमें एक कट लगा देते हैं रेड कलर का, यहाँ पे मनाही है साउंड बजाने का। ठीक है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पृष्ठभाग का रंग क्या होता है?
इसका जो होता है सचेतक मैंने अभी बताया, तो वार्निंग साइन जो होती है ट्रायंगुलर होता है और ये पीली रंग की उसकी पृष्ठभूमि होती है। आइए एक बार और दिखा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए बार बार देखने से। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे जो ट्रायंगल होता है बॉर्डर इसका काला रंग का होता है और चिन्ह इस तरह बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव के लिए बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आप सचेत रहिए। ब्लू चिन्ह जो होता है मैंडेटरी साइन का होता है कि आपको मास्क लगा के आना जरूरी है। और जो वाइट बैकग्राउंड होता है, जो प्रोविजन निषेधक क्षेत्र होते हैं इस तरह का, वहाँ पे होता है मनाही जहाँ पे होती है किसी चीज़ की। ग्रीन क्षेत्र जो होता है इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, उसमें यूज़ करते हैं। Which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment? जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब आग लगती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं? ये होता है हेलन टाइप। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो आग लगती है उसमें क्या होता है कि क्लास सी की आग होती है। मैं फायर और फायर टाइप्स में बताया हूँ और साथ में एक्सटिंग्विशर भी बहुत अच्छे से बताया हूँ, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया, थ्योरी पार्ट में आप देख सकते हैं। बाकी हेलन कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का होता है। इसमें ब्रायो डाई क्लोरोफ्लोरो मीथेन इसका नाम होता है, केमिकल होता है, क्लासीफायर को बुझाने में काम आता है। आग बुझाते कैसे हैं? जैसे कि मान लो कोई सरफेस हमारी यहाँ पे आग लगी हुई इस तरह, ठीक है। अभी मैं आपको फायर ट्रायंगल को बताया था, तो कुछ इस तरह सरफेस है हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन ईंधन या कूलिंग जो होता है हमारा गर्मी को कम करना रहता है, तो इस पर जब हम स्प्रे करते हैं पाउडर बिछा देते हैं तो ऑक्सीजन से कट हो जाता है, तो आग हमारी बुझ जाती है, ठीक है। फोम जो होता है, फोम क्लास ए और बी में इस्तेमाल करते हैं, आग में बिल्कुल नहीं करते हैं, क्लास सी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि जो होती है जिसे फोम लिखा जाता है, क्रीम कलर का होता है। बाकी एक्सटिंग्विशर आप देखते हैं मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर की होते हैं, लेकिन मैं आपको बारीकी बता रहा हूँ, इसकी पट्टी क्रीम कलर की होती है। अगर डिटेल में जानना है तो आप फिर लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे है। Which is the best disposal method for that produce heat? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? जो होता है इंसिरेशन होती है, भस्मीकरण इसे बोलते हैं, भस्मीकरण। उससे हीट निकलती है, इसे किसान करते हैं, जो उनका कटाई कर लेते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो उनका काम का नहीं रहता उसे आग लगा के खत्म कर देते हैं। जब भस्मीकरण, वो खाद बन जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। बाकी रिसाइकलिंग देख लीजिए, जो पहला ऑप्शन है, कोई भी चीज़ है जैसे कि शीशे होते हैं जो कबाड़ी वाले लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं दोबारा रिसाइकल करके गला के हमारे लिए फिर एक बोतल बना देते हैं शीशे की। कंपोस्टिंग क्या होता है, जो घरों में हमारे यहाँ कूड़ा करकट होता है, जैसे कि अंडे के छिलके, केले वगैरह हो गए, उनको हम किसी डब्बे में रखते हैं और उसे बंद कर देते हैं, तो 3-4 महीने में खाद बन जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है? जब धुएं से बचना है तो धुआं हमारे कहाँ लगता है? नाकों में, तो नोज मास्क हम यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। बाकी जो पहला ऑप्शन है एप्रॉन, एप्रॉन कुछ इस तरह से होता है, जो जैसे कि चिंगारी वगैरह जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह पहन लेते हैं ताकि उनकी बॉडी न जले, कपड़े न जले। गॉगल्स जो होता है, और कोई हानि वेल्डिंग वगैरह करते हैं ब्लैक कलर का लगा लेते हैं जिससे कि आँख को कोई दिक्कत ना हो। और थर्ड वन है ईयर, जहाँ पे ईयर मास्क जो होता है, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल होता है इंडस्ट्री में, वहाँ पे इसे लगाते हैं एम्प्लॉय ताकि काफ़ी सुरक्षा रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हमारी मानक होता है जिसपे सारे इक्विपमेंट को खरा उतरना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, नहीं तो आग लग जाएगी। स्टैंडर्ड मानक को अगर पे ध्यान दे के ना बने तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो। या फिर जैसे कि हॉलमार्क वाला सोना होता है, गहने होते हैं, ठीक उसी तरह BIS का लगता है जो इक्विपमेंट है तो उनके लिए। और इसका ये लोगो होता है और यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हेवी लोड? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो होता है हम यूज़ करते हैं क्रेन एंड स्लिंज का। जो भारी वस्तु होती है, सपोर्ट वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह क्रेन होती है जो भारी वस्तु होती है एक जगह से दूसरी जगह उठाने के काम आती हैं। इसलिए इस जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा बी, क्रेन एंड स्लिंज। बाकी जो रहे आंसर उनको डिस्कस कर देता हूँ। विंचेस क्या होता है, जिस प्रकार से हम मंजे को से पतंग को अपनी तरफ खींचते हैं रोल करके, ठीक इसी प्रकार जो हेवी गाड़ी वगैरह या फिर कोई हेवी लोड रहता है जिसको खिसकाना रहता है, खींचना रहता है, उठाना नहीं, खींचना ही रहता है, थोड़ी दूर मूव करना रहता है, तो इस तरह यूज़ करते हैं। मशीन होती है, मोटर्स लगे रहते हैं, बहुत मजबूत इसमें तार लगी होती है, फंसा के खींचते हैं और रोल होकर उसकी तरफ आ जाता है। लेयर एंड लोअर रोलर्स, ये क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे सड़क वड़क पे लेयर बनाता है और रोल करता है,
समतल करता है जो ज़मीन होती है। मशीन एंड मूविंग प्लेटफॉर्म, ये जो होता है एक्सीलेटर की तरह यूज़ होता है, खासकर ये एयरपोर्ट पे IGI दिल्ली में जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, आग बुझाने की स्टार्विंग क्या है। देखिए स्टार्विंग पूछ रहा है कि आग बुझाने में जो टर्म स्टार्विंग होता है क्या। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। दोस्तों पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अग्नि में ईंधन मिलाना, जब अग्नि में ईंधन हम मिलाएंगे तो आग और बढ़ेगी। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं रिमेनिंग बी और सी और डी, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये तीनों मेथड जो होते हैं आग बुझाने में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया स्टार्विंग, एक टेक्निकल टर्म है, किस स्थिति में हम स्टार्विंग टर्म्स यूज़ करते हैं जब आग को बुझाते हैं। वो स्थिति वह होती है जब हम ईंधन को आग से अलग करते हैं, अग्नि से ईंधन को अलग करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों बारीकी से देखते हैं, जो हमारी आग है 3 एलिमेंट से मिलने के बाद बनती है, ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल हो, गर्मी अवेलेबल हो और ईंधन अवेलेबल हो। तीनों चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे आग लगती है। देखते होंगे आप सर्दियों में आग कम लगती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी का एलिमेंट एब्सेंट रहता है, जबकि जो हमारा समर्स होता है, गर्मियाँ होती हैं, वहाँ पे गर्मी मिल जाती है, ऑक्सीजन ईंधन मिल जाते हैं, इसे आग पकड़ लेती है। आग की घटनाएं गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। दोस्तों अगर हमें आग बुझाना है तो इन तीनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को अगर हम अलग कर देंगे, ऑक्सीजन, गर्मी या ईंधन को, तो आग बुझ जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे ऑटो का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर जो ऑटो रिक्शा है, अगर इसका हम एक भी पहिया निकाल दें तो ऑटो जहाँ का तहाँ रह जाएगा, बिना किसी काम का रहेगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं आग बुझाने में। अगर किसी एक एलिमेंट को हम हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। दोस्तों जब हम ऑक्सीजन को हटाते हैं, जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्मूथरिंग। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्मूथरिंग। अगर हम गर्मी को हटाते हैं इसे हम कूलिंग बोलते हैं, और जब हम ईंधन को हटाते हैं तो इसे स्टार्विंग बोलते हैं, स्टार्विंग। इसीलिए मैंने इस ऑप्शन में स्टार्विंग को यूज़ किया है। अग्नि से ईंधन अलग करना, यहाँ पे देखिए क्या है कि इंग्लिश का जो टर्म है वो गलत है, यूजिंग वाटर टू कूल डाउन, ये नहीं है। हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है इसमें ऊपर नीचे हो गई। जो हिंदी वाला जो ऑप्शन है अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये सही है। चलिए दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई, पीपीई का नाम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, नोज मास्क नाक कवच, हेड शील्ड सर का कवच, फेस शील्ड चेहरे का कवच, हैंड स्क्रीन हाथ स्क्रीन। देखिए आप जज करिए, अगर जज करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम जज करते हैं और गलत करके चले आते हैं, हमारी गलती है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हमारा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जो इस तरह आते हैं, हम अपने फीलिंग को रोक नहीं पाते हैं, फीलिंग में क्वेश्चन कराते हैं और गलत कराते हैं। यही 3 फेस या मोटर्स क्वेश्चन होगा, अगर हमें नहीं आएगा फॉर्मूला, अगर याद नहीं रहेगा, हमें मेथड पता नहीं है, तो हम गलत नहीं करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। बाकी ऐसे आ जाते हैं तो हम अपने फीलिंग पे ले लेते हैं कि भाई इसे तो करना ही करना है, क्योंकि अटेम्प्ट भी तो दोस्तों को बताना है कि भाई हमने इतने किए हैं। तो दोस्तों देखने में तो हमें लग रहा है कि हेड शील्ड होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली हाथ में पकड़ के यूज़ करते हैं, वेल्डिंग जो करते हैं, इसे बोलते हैं हैंड स्क्रीन। इसे आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो नोज़ मास्क है, नोज़ मास्क कुछ और होता है, जैसे कि आप हैंड स्क्रीन को इस तरह भी देखते हैं, जो मैं इसे और थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जो ब्लैक एंड वाइट था, इस तरह का कुछ होता है, हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, अगर हाथ में पकड़ने में कोई प्रॉब्लम है तो सर पे भी रख सकते हैं। बाकी मास्क इस तरह होता है, आप देखते हैं, जिसे हमें प्रदूषण से जो जहरीली गैस है उससे बचाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। लैंडफिल जमीन में भरना, रिसाइकिल पुनर्चक्रण, इंस्किरेशन भस्मीकरण, कंपोजिट खाद डालना। तो इसमें इनका ये कहने का मतलब है कि अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सा जो मेथड है हमारा बहुत कारगर होता है, जिसमें हम बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं। इसका दोस्त होता है रिसाइकलिंग। और किसी चीज़ को अगर बार बार हम उसे यूज़ करें रिसाइकिल कर करके, जैसे हम कपड़े को धुल के बार बार पहनते हैं, कितनी बार चलता है। अगर यही हमारा होता है कि एक बार कपड़ा पहनना फिर उसे धुलना नहीं है, तो कितना वेस्ट ऑफ कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स हम जब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में।
उसी तरह जो हमारे यूज़ करने वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास गिलास का बोतल है, आपने उसमें दवाइयाँ लेके आए, आप यूज़ कर लिए, उस बॉटल को हम क्या करते हैं, कबाड़ी जो आते हैं हमारे यहाँ स्क्रैपर्स लेने वाले, उनको हम देते हैं, वो ले जाते हैं, उसे रीसेल करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, गला के दोबारा बॉटल बनाई जाती है, उसे फेंकते नहीं हैं। बाकी जो लैंडफिल है ये भी अच्छा है लेकिन इतना कारगर नहीं होता है। ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा हमें संचित होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं तो बहुत ज़्यादा इसमें ऊर्जा सेफ होती है, इससे प्रदूषण कम होता है। और जो गड्ढे वगैरह रहते हैं भर जाते हैं, इंस्किरेशन क्या होता है, ये किसान यूज़ करते हैं, इसे भस्मीकरण बोलते हैं। इसमें तो हमें खाद बनती है लेकिन प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा हमारे नेचर को होता है। कंपोजिट खाद बनाना, ये क्या होता है कि हम कम मात्रा में बनाते हैं ना, इसलिए हम घरेलू यूज़ करते हैं, इसका बस हम एक ही यूज़ कर सकते हैं कि खाद बना सकते हैं और खेत में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिसाइकिल मेथड अगर हम यूज़ करते हैं, रिसाइकिल मेथड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप हर एक चीज़ की रिसाइकिल देखिए, लोहे के रिसाइकिल होता है, प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, जो कांच रिसाइकिल होता है, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी बचाता है। Which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पर चोट हो? चार ऑप्शन है। इस चैपर मेथड, इसे सेफर्स में विधि बोलते हैं, माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह विधि, माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक विधि, नेंसल और लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेंसन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। दोस्तों जो हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तब बात कीजिए अगर कोई बंदा अगर जल गया है, उसके जो है कि पीड़ित का जो है कि जो छाती और पेट पर चोट लगी हुई है या छाले पड़े हैं, उनको हम किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं। इसका जो होता है जो मेथड होता है नेंसल लेफ्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बंदा इस तरह लेटा हुआ है, उसको बॉडी में चोट लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं उसके हैंड को और अपने हैंड से जो उसकी छाती के ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर देते हैं, जिससे कि जो उसका पेट और छाती है बची रहे, और गर्दन से थोड़ा सा नीचे जो है वहाँ प्रेशर देते हैं जिससे कि उसकी सांसें लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जो इस चैपर्स मेथड होता है ये उनके लिए किया जाता है जो नदी उदी में डूब जाते हैं या फिर पानी जिनके बॉडी में जाता रहता है, इस तरह रहते हैं, उनको उल्टा लिटा देते हैं, उनके ठीक कमर के ऊपर प्रेशर देते हैं 60 पाउंड का, 1 मिनट में 10 से 12 बार करते हैं, तो जो पेट से पानी वगैरह सब बाहर आ जाता है। बाकी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ये भी पानी वालों को होता है, मुंह में हम ऑक्सीजन देते हैं, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में दिखाते हैं, अगर कोई डूब जाता है तो उसे बाहर निकालते हैं। उसके बाद माउथ टू नोज सेम, माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन है उसी का होता है। कुल मिला के दोस्तों इस क्वेश्चन में यही था कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से हम रेस्पिरेशन लाते हैं, इंसान की सांस को लाने की कोशिश करते हैं। उसी में जो हमारा नेंसल आर्म था, जब कोई आग वगैरह से पीड़ित होता है, जला रहता है, चोट लगी रहती है, तो इस तरह हम उसकी सांस को या धड़कन को चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत कारगर होता है, फर्स्ट एड में आता है। विच टाइप ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार्ड्स इज कॉज फॉर इन्फेक्शन? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? दोस्तों संक्रमण आप देखते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स की वजह से होता है, बायोलॉजी जैविक नुकसान की वजह से होता है। अगर मान लीजिए किसी को मान लीजिए कोलरा हो रखा है, कोलरा हो रखा है, आप वहाँ पास में हैं, उनके टच में आते हैं तो आपके भी होने के चांसेस बन जाते हैं। किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है, उसके पास में है तो आपके भी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियाँ आती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत नुकसान, अगर किसी को करंट मार दिया है तो अगर आप उसे टच करेंगे तो आपको करेगा, लेकिन ये यहाँ पे हेल्थ पे आपको बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है, जो कि इन्फेक्शन नहीं होता है अगर किसी को करंट मारा है तो। अगर लाइव वायर से टच में है तो आप टच करेंगे तो आप करंट मारेगा, लेकिन अगर कोई बंदा है जिसे करंट लग चुका है, उसका इलाज चल रहा है, अगर उसके बगल में बैठे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेम फिजिकल, किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके बगल में आप बैठ के हॉस्पिटल में बैठे तो कोई आपको खतरा नहीं, उससे कोई आप तो संक्रमण नहीं आएगा। अगर कोई साइकोलॉजिकली मान लीजिए कोई मेंटली डिस्टर्ब उसके पास में आप बैठे तो आप पे उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी सही था। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल? एक जो टूल दिया हुआ है इसका इस्तेमाल क्या होता है? अच्छा आपको मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो टूल है इसे पिंसर बोलते हैं, पिंसर। पिंसर का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों? एक कील और नील निकालने के लिए काम में लिया जाता है लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से कील निकालने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे पिंसर बोलते हैं। हाउ विल यू डायग्नाइज द
विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट आया है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे किसको आया है? सबसे अगर इंडस्ट्री वगैरह में सबसे बड़ा इसका यही रोल होता है, यही है जो आंसर इसका सही है। अपीयर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स, उसके होठों के पास में नीले कलर, नीला पड़ जाता है उसका होठ, यही पहचान है। तुरंत हम हॉस्पिटल ले जाएं, उनको ट्रीटमेंट दें। और लास्ट क्वेश्चन में जो ये वाला था, यहाँ पे ये हो गया, कंफर्म है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल? इस औजार का क्या नाम है? ये जो औजार यहाँ पे आपका है, इसका नाम क्या है? मैंने करवाया आपको, इसे बोलते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर्स। डायगोनल कटिंग प्लायर इसे बोलते हैं। बेसिकली सीट वगैरह काटने में काम में लिया जाता है। बाकी जो वायर स्ट्रिपर है कुछ इस तरह से होता है, ये तार छीलने के काम में आता है। यहाँ पे आप वायर को फंसाइए इसमें, इसको पकड़िए और खींचिए, तो यहाँ से वायर छील जाता है। और नेक्स्ट है क्रिम्पर। क्रिम्पर जो देखते होंगे आपके इंटरनेट वगैरह लगती हैं, जो केबल्स आती हैं हमारे कंप्यूटर्स में लगती हैं, जो उसमें वायर्स होते हैं 6 तरह के होते हैं। आप पढ़ेंगे जब ITI में आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। उसको हम इसके हेल्प से क्रिम्प करते हैं। और क्रिम्प करना मतलब छीलना उसे बोलते हैं, इसे क्रिम्पर बोलते हैं। स्पेशली क्या होता है, जो इंटरनेट की केबल्स वगैरह आते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं इसे। और जो कॉम्बिनेशन प्लायर एक घरों में अपने देखते हैं, इससे सारा काम कर लेते हैं हम, तार काट लेते हैं, घरों में रखते हैं, बिजली का काम भी कर लेते हैं, मल्टी यूज़ होता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जो सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, इसे बोलते हैं मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह बोलते हैं। ब्लू कलर का इसका पृष्ठभूमि होती है। और जिस चीज़ के लिए बताया जाता है कि इसमें कि आपको भाई मास्क लगा के आना जरूरी है, उसको बता रहा है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो वार्निंग साइन है कुछ इस तरह, इसका नीला बॉर्डर होता है, ट्रायंगल होता है, त्रिभुज का होता है, और जो इसका पृष्ठभूमि पीली कलर की होती है। यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ करंट लग सकता है, बच के रहिए। प्रोविजन साइन जो होता है, निषेधक चिन्ह होता है, सर्कल होता है, इसमें रेड कलर कट लगता है, यहाँ पी लिखा गया कि यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है। और इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह कुछ इस तरह, बैकग्राउंड इसका ग्रीन कलर का होता है, व्हाइट कलर का बताते हैं इसमें चिन्ह लगा के कि भाई यहीं आसपास में आपका मेडिकल फैसिलिटी है। व्हाट इज द फर्स्ट एज टू गिवन टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ विक्टिम? पीड़ित के ब्लीडिंग ऑफ विक्टिम्स, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सक उपलब्ध कराई जाती है? प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पहला है अप्लाइंग ऑर्नामेंट, मलहम लगाना, कीपिंग द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, कवरिंग द वाउंड पोर्शन बाय ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अगर दोस्तों अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर किसी की चोट लगी है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उस पर हम चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालते हैं। आप घर में अपनी भी देखते हैं, कभी चोट लग जाती है, अगर ब्लेड से हल्का सा या जो हमारी छुरी से हाथ कर लेते हैं, हम दबा लेते हैं तुरंत उसे जोर से, तो उससे क्या होता है, दरअसल हमारे बॉडी में विटामिन के होती है, विटामिन के। विटामिन के का काम क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाता है, अगर बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी में जो हमारे खून बह रहा है हमारी नाड़ियों में, विटामिन के की वजह से जम जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब हम बाहर पोर्शन में हमारा ब्लड आता है, उस समय जो विटामिन के क्या करता है, जब बाहर कांटेक्ट में, जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन से जब बाहरी इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में, तो विटामिन के क्या करता है कि इस पे लेयर बना देता है। आप देखते होंगे पीली कलर की हल्की सी, तो थक्का जमा देता है, जिससे करंट जिससे कि हमारा ब्लड रुक जाता है। इसलिए कभी चोट लगती है, देखते हो थोड़ा देर दबा देते हैं, अपने ब्लड बहना रुक जाता है। और जिनके अंदर विटामिन के की कमी होती है, उनका खून रुकता ही नहीं, आप कुछ लोगों को देखते होंगे। और जिनके अंदर विटामिन के ज़्यादा होता है, फटाफट कर रुक जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में जो विटामिन के की वजह से थक्का जमता है, और किस वजह से रक्त जमता है, विटामिन के की वजह से रक्त जमता है। और जब जब किसी जो विक्टिम है उसका ब्लीडिंग हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, जो इंजर्ड चोटिल भाग है उस पर जोर से दबाएंगे, तो अपने आप विटामिन के हेल्प से जो थक्का जमेगा और ब्लड रुक जाता है। What is the immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in contact with the electrical power supply? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? पहला ऑप्शन है पुल और पुश हिम फ्रॉम द कॉन्टैक्ट बाई हैंड, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। इन्फॉर्म योर अथॉरिटी अबाउट दिस इलेक्ट्रिक शॉक, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। कॉल समवन फॉर हेल्पिंग टू रिमूव हिम फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किसी
को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ब्रेक हिज कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, संयोजकों की अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी सही होता है कि क्या जब अब वहाँ पे देखते हैं तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना होता है, उस समय क्या करें आप, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी हुई है उसे अलग कर दें और जो जहाँ से करंट आ रही थी उसे स्विच ऑफ कर दें। बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, अगर आप उनको छुएंगे, हाथों द्वारा खींचिए या धक्का लगाएं, आप भी करंट के उस झटके में आ जाएंगे, आपको भी करंट लग जाएगा। अपने पराधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकर, अगर आप अपने अधिकारी को बताने जाते तब उसकी डेथ हो सकती है। अगर आप डेथ हो सकती है ना, अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो बच सकता है। तो ये भी डिले होगा, कुल मिला के अच्छा स्टेप नहीं होगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ऐसा अगर किसी को बुलाएंगे छुड़ाने में तब भी टाइम लगेगा, आएगा छुड़ाने। अगर वो लकड़ी की डंडी लेके आता है प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, शूज़ पहन के आता है और जो लकड़ी के स्टूल पे बैठ के अगर उसे छुड़ाने की कोशिश कर, छुड़ाएगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे है कि आप स्विच ऑफ कर दीजिए और जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसे अलग कर दीजिए उनसे। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वेश्चनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या। देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे रोड साइड में ऐसा लगा ही रहता है, इस तरह बना देते हैं ट्रायंगल के अंदर। इसका जो मतलब होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग। आप देखते होंगे कि जैसे कि कोई चौराहा होता है, वहाँ पे इस तरह बनी रहती है, चौराहे पे इधर भी बनी रहती है, इधर भी बनी रहती है साइन। जब रेड लाइट होती है तो यहाँ से पैदल जाने के भी 10 सेकंड 15 सेकंड दिया था, इस पे से लोग जाते हैं, इसे क्रॉसिंग का साइन बताते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। कुछ इस तरह साइन होती है, आप देखते हैं रोड साइड में। विच इज द गोल्डन हावर फॉर विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विद रिस्क ऑफ डाइंग, यदि किसी पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके सराउंडिंग घंटा कौन सा होता है। आप ये मत सोचिएगा कि गोल्डन हावर लिखा है यहाँ पे ना, गोल्डन हावर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है फर्स्ट 15 मिनट को बोलते हैं, फर्स्ट 30 मिनट को बोलते हैं, फर्स्ट 45 मिनट को बोलते हैं, फर्स्ट 60 मिनट को बोलते हैं। अगर कोई बच्चा तुक्का मारने वाला हो तो देखेगा कि विच इज द गोल्डन हावर फॉर विक्टिम, हावर देखेगा, घंटा देखेगा, घंटा, तो सोचेगा कि घंटे की बात चल रही है तो 60 मार के चला आएगा, जो कि गलत है। मैंने आपको 3 क्लास में बताया कि जो गोल्डन हावर होता है फर्स्ट 30 मिनट, 30 मिनट होते हैं। इसमें किसी को अगर बहुत ज़्यादा चोट वोट लगी तो उसे बचाने का सबसे बड़ा, अगर हॉस्पिटल टाइम पे हम लेके चले हैं 30 मिनट के अंदर या प्रॉपर ट्रीटमेंट देते थे तो बच जाती है उसकी जान। इसे ही गोल्डन हावर बोलते हैं। नाम तो गोल्डन हावर है लेकिन समय कितना होता है, 30 मिनट इनिशियल चोट वोट लगने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which condition of victim is referred as coma stage, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। अनकॉन्शियस बट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। कॉन्शियस बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। ब्रीथिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, पूरी तरह संवेदनशील रहकर होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ऑप्शन ए सही है। कोमा में ही कंडीशन होती है कि वो बिल्कुल आपको देखता रहेगा लेकिन आप कुछ बोलेंगे वो रिस्पॉन्स नहीं करता, आंखें खुली होंगी, सांसें भी चल रही होंगी, वो कोमा कंडीशन होती है। ये बेहोश रहेगा तो उत्तर कैसे देगा, ए नहीं है तो बेहोशी का सीधे सीधे बेहोशी बोल दिया। होश में रहना पर उत्तर, ये तो अगर कोई बंदा होश में बातचीत कर रहा है, अगर कोई बोल रहा है चुपचाप ऐसे देख रहा है उसकी तरफ टुकुर टुकुर, कह रहा है भाई तुम कुछ भी बोलोगे, हम बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे। जैसे टीचर बोलता है, अगर हम वाइवा में जाते हैं और टीचर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिकल में, हमें नहीं मतलब चुपचाप उनकी तरफ टुकुर टुकुर देखते होते हैं, तो ऐसा थोड़ी कोमा में चला गया, ये भी गलत है। ब्रीथिंग बट कैन नॉट रिस्पॉन्स, सांस ले रहे हैं चुपचाप, योगा कर रहे हैं बाबा रामदेव की तरह और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी योगा, वो तो योग कर रहे हैं, कोमा में थोड़ी है। कोमा में क्या होता है, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना पर बुलाने पे उत्तर न देना, बिल्कुल सेंसलेस है ना, उसको कोई सेंस ही नहीं है कि किस कंडीशन में, तो कोमा कंडीशन होती है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो, अगर आपको मेरा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई आपको सजेशन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।